न्यूक्लियर फॉलआउट, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो फिशन की जो प्रक्रिया है उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। और जब ये प्रोसेस चलता है तो उसमें 40 या अधिक विधियों से ये स्प्लिट होता है और उसका परिणाम ये होता है कि 80 या उससे भी अधिक प्राइमरी रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स का निर्माण कर देता है। मोर देन 80 से 90 के बीच में प्राइमरी रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स का निर्माण कर देता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका भी डिसइंटीग्रेशन होता है, इनका भी अपघटन होता है, मान लें आप, है ना, इनका भी क्षय होता है समय के साथ साथ। तो ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करने लग जाते हैं और इन तत्वों को अपन नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डॉटर्स। डॉटर्स का मतलब यहाँ पे पुत्रियां नहीं है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डॉटर्स का अर्थ होता है इस प्रकार के पदार्थ जो किसी ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकले हों और किसी दूसरे सब्सटेंस पे जाकर डिपॉजिट हो गए हों और वो फिर दूसरे सब्सटेंस वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए हों, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार के लगभग 200 रेडियो एक्टिव डॉटर्स निर्मित हो जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है कुल मिला के। तो प्राइमरी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स और रेडियो एक्टिव डॉटर्स। प्राइमरी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट क्या क्या हो गए? एक तो हो गया ये यूरेनियम और एक हो गया प्लूटोनियम, और ये इससे निर्मित डॉटर्स। इनको सामूहिक रूप से अपन क्या बोल देते हैं? ये कहलाते हैं फिशन प्रोडक्ट्स। प्राइमरी रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स लगभग इनकी संख्या है 40 या अधिक, और रेडियोएक्टिव डॉटर्स इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास, ये कहलाते हैं फिशन प्रोडक्ट्स। तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब अपन दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द्वारा यदि फिशन हुआ और उससे फिशन और नॉन फ्यूजन दो तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फिशन एक तो होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन। तो फिशन तथा नॉन फिशन प्रोडक्ट्स पर्यावरण में एंटर कर देते हैं। तो ये रेन या डस्ट या किसी दूसरे सब्सटेंस जो एयर से पृथ्वी की सतह पर डिपॉजिट होते हैं, तो नेचुरल है वो प्रोसेस, वो फिर फॉल आउट की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये रेडिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं जब पृथ्वी पर दोबारा लौटेंगे तो नेचुरल है इनके जो दुष्प्रभाव होंगे वो जीवों पर भी आएंगे, दोनों पर आएंगे, आ सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। वो डिपेंड करता है कितनी मात्रा में और किस प्रकार का रेडियोएक्टिव तत्व जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज किया गया है। तो जब वो वापस से पृथ्वी पर लौट के आता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एटॉमिक फॉलआउट या न्यूक्लियर फॉलआउट कहलाता है। छोटे न्यूक्लियर वीपन्स जो होते हैं इनका जो प्रभाव होता है वो कुछ मील तक सीमित रहता है, अर्थात उसका जो फॉल आउट होता है वो केवल कुछ मील की परिधि में आके गिर जाता है और वो उसी क्षेत्र में अपना दुष्प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन एक लार्ज हाइड्रोजन बॉम्ब यदि वीपन की तरह इस्तेमाल किया जाए तो उसका जो फॉल आउट है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी हो सकता है। तो अपन अब धीरे धीरे एनवायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। अपन ये देखते हैं कि जनरेशन ऑफ फॉल आउट, अर्थात इस फॉल आउट का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो ये कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या होता है कि जो अल्प मात्रा में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो सेकंड के 1000वें भाग या उससे भी कम में बिल्कुल एकदम एक्सप्लोड हो जाता है, और उससे बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा, हीट निकलती है। ये पहला इवेंट हो गया। अपन सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इवेंट्स की। दूसरा इवेंट क्या होगा? जो फिशन प्रोडक्ट है, जो फिशन का उत्पाद है, जो इस रिएक्शन में बने और जिस भाग में रेडियोएक्टिव तत्व भरे हुए थे, ये सब चीजें उनका बाह्य आवरण, एक जो आवरण जो उस न्यूक्लियर डिवाइस के चारों तरफ मौजूद था, ये सब चीजें जो होती हैं ये विद इन सेकेंड्स या ये कह सकते हैं 1000 पार्ट्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड के 1000वें भाग में एक कह सकते हैं ना एक बहुत अधिक तापमान के गोले में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस तापमान की तुलना की गई है सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो भाग है उसके तापमान से, यानी कि ये तापमान बहुत ही कम समय में कई मिलियन डिग्रीज के बराबर हो जाता है। सराउंडिंग टेम्परेचर हर चीज का, चाहे वो कोई भी पृथ्वी पर उपस्थित ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो उस बम के अंदर उपस्थित कोई ऑब्जेक्ट हो, या उस डिवाइस के आसपास का कोई ऑब्जेक्ट हो, उन सब का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? सूर्य के केंद्र के तापमान के लगभग बराबर पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड के 1000वें भाग के अंदर ये सारा काम हो जाता है। फिर क्या होगा? इस हाई टेम्परेचर के कारण जो आसपास स्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द उपस्थित होता है,
वो वेपोराइज हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, हाई टेम्परेचर के कारण वो समाप्त हो जाता है। तो इस क्रिया में ये एक फायरबॉल बन गई, ये आग का गोला बन गया। और ये फायरबॉल जो होती है ये तेजी से एक्सपैंड करती है, ये फैलती है, अपना एरिया बढ़ाती है, अपना दायरा बढ़ाती है और पृथ्वी की सतह से ही ऊपर उठने लग जाती है। ये सतह से ऊपर उठती है तो इस प्रकार की क्रियाओं से जो अंजाम होता है उसमें से पहला है एक गैसीय मिश्रण निर्मित हो जाएगा। उस गैसीय मिश्रण में सारी जहरीली गैसें भरी होंगी। पिघला हुआ न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल उस मटेरियल के साथ रहता है, उसकी कुछ मात्रा होगी, वो भी जल चुका होता है। तीसरी चीज है उस पिघले हुए एनवायरमेंट में जो भी तत्व थे उनका लिक्विड पार्ट, ये सारा एक फायरबॉल कन्वर्ट हो गया। अब ये फायरबॉल पृथ्वी के सतह से चढ़ के ऊपर की तरफ चला, आकाश की तरफ चला। अब आकाश की तरफ जब गया तो नेचुरल है जो स्तर आपने इकोलॉजी में पढ़ रखे हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये उनमें जा सकता है फिर। अब ये बहुत, क्योंकि गति इतनी तेज होती है काफी ऊंचाई तक जाता है ये। अब जैसे ये फायरबॉल कूल होती है ना, तो ये जो मेल्टेड मटेरियल है जो पिघल चुका था बहुत अधिक तापमान के कारण, ये ठंडा होके ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ये ठोस रूप ले लेता है। जब ये ठोस रूप ले लेता है तो ये मलबे में कन्वर्ट हो जाता है, डेब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डेब्रीज, मलबे में कन्वर्ट हो जाता है और पृथ्वी पर आकर फिर ये दोबारा जाकर गिरता है। तो एक बड़ी कह सकते हैं ना विनाशकारी क्रिया होती है ना। और लेकिन अगर अपन इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी प्रकार के प्रयोग को, इसी प्रकार के विस्फोट को अगर अपन पृथ्वी के गर्भ में काफी गहराई में करेंगे तो ये इस प्रकार के इवेंट्स फिर नहीं होते। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है, उपरोक्त रिएक्शन अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन में नहीं होते। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉलआउट, फॉलआउट के प्रकार। ये डिपेंड करता है कि फॉलआउट की मात्रा कितनी है और वो कहां से हुआ है, किस स्थान से हुआ है। तो स्पेसिफिक एक्सप्लोजन से निर्मित जो फॉलआउट है ये दो कारकों से निर्धारित होता है। ये दो कारक हैं, एक तो है हाइट ऑफ द बस्ट, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वो बस्ट हुआ है, और दूसरा है साइज अथवा पावर, उसमें कितनी शक्ति थी, कितना शक्तिशाली वो विस्फोट था। ये दो चीजें हैं वो डिसाइड करती हैं कि फॉलआउट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये दो प्रकार के हैं, एक तो है छोटा या लोकल फॉलआउट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो पृथ्वी की सतह के समीप होता है। पृथ्वी की सतह के समीप होने के कारण पृथ्वी पर जो भी विस्फोट हुआ उसके इर्द गिर्द उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स थे, जो भी तत्व थे, चाहे वो मिट्टी था, चाहे वो पानी था, चाहे वो कोई दूसरा जीव थे, उनके कुछ ना कुछ घटक जो है वो नष्ट होकर उसके साथ चिपक जाते हैं और एक भारी ड्रॉपलेट, बड़े और भारी ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट कहते हैं बूंद को, उसके रूप में, और उसके साथ में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो बाई प्रोडक्ट्स निकले जिनको अपन ने अभी पढ़ा था, डॉटर्स, इस तरह के जो रेडिएक्टिव पदार्थ जो है वो उसके साथ चिपके रहते हैं। और ये सारे पदार्थ एक बार पृथ्वी की सतह से छोड़कर वापस पृथ्वी की सतह पर दोबारा बड़ी जल्दी आ जाते हैं और ऐसे में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स ये पृथ्वी की सतह पर वापस गिरने लगते हैं और इस क्रिया को या इस घटना को अपन नाम देते हैं लोकल या अर्ली फॉल आउट। तो ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, स्मॉल स्केल पर होता है, इसमें कुछ मील की दूरी ही वो है वो प्रभावित होती है। दूसरा है वो कहलाता है वाइड फॉल आउट। तो नाम से स्पष्ट है, वाइड फॉल आउट का मतलब है चौड़ा, यानी कि बड़े क्षेत्रफल को घेरता हुआ ये फॉल आउट होता है। यदि विस्फोट इतनी अधिक हाइट पर हो पृथ्वी की सतह से कि ये मिट्टी का इसमें कोई घटक उपस्थित नहीं हो, पृथ्वी पर उपस्थित दूसरे किसी जीव का या किसी दूसरे एलिमेंट का, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी, उसका कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं हो, वो पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर वो विस्फोट हुआ है, तो उसमें न तो कोई मिट्टी का घटक होगा, न कोई जल या कोई दूसरा तत्व होगा, बल्कि जो कंडेमिनेटेड पार्टिकल हैं जो एयर के अंदर ही निर्मित हुए, क्योंकि विस्फोट एयर के अंदर ही हुआ, तो पार्टिकल भी एयर के अंदर ही निर्मित हुए। अब पार्टिकल जब एयर के अंदर निर्मित हुए, चाहे वो डॉटर पार्टिकल्स हों चाहे वो मूल पार्टिकल हो, वो सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडेंस होते हैं, वो संघनित होते हैं, और कंडेंस होके क्या होते हैं, वो छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल में निर्मित हो जाते हैं, छोटे और सॉल्युबल यानी कि घुलनशील पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है फिर ये, तो उससे प्रभावित जो क्षेत्र है नेचुरल है वो भी बड़ा क्षेत्रफल प्रभावित हो जाएगा, उसमें उपस्थित वनस्पति, उसमें उपस्थित जो जंतु हैं
वो सब प्रभावित होंगे फिर उससे, तो एक बड़े क्षेत्रफल में ये फैल जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है वाइड फॉल आउट। इसे वर्ल्ड वाइड फॉल आउट भी कहते हैं या इसे डिलेड फॉल आउट भी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि वाइड फॉल आउट या वर्ल्ड वाइड फॉल आउट और डिलेड फॉल आउट और लोकल फॉल आउट में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं सिर्फ इसकी, वाइड फॉल आउट या वर्ल्ड वाइड फॉल आउट। ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है कम तीव्रता का, एक होता है अधिक तीव्रता का। एक होता है ट्रोपोस्फेरिक फॉल आउट, एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक फॉल आउट। एक ट्रोपोस्फेरिक फॉल आउट जो होता है ये विद इन, मतलब जैसे मान लीजिए आज एक्सप्लोजन हुआ, तो आज एक्सप्लोजन होने के विद इन ए डे, एक दिन या मैक्सिमम 4 वीक, एक महीने के अंदर अंदर ये वापस पृथ्वी की सतह पर लौट के आ जाएगा। ये चीज इसको इससे डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि इसका प्रभाव दूरगामी होता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही कम समय में देखने को मिल जाता है। तो ट्रोपोस्फेरिक फॉल आउट या तो वर्षा के साथ, वर्षा के जल के साथ, या फिर स्नो यानी कि आकाश से गिरने वाली बर्फ के साथ, ये एक दिन से लेके कितने ड्यूरेशन में, 4 वीक्स के अंदर, एक महीने के अंदर अंदर ये वॉश डाउन हो जाता है, पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। तो ये कहलाता है ट्रोपोस्फेरिक फॉल आउट। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक फॉल आउट, जिसको अपन अब देखते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक फॉल आउट की अगर अपन बात करें तो इसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है, अधिक दूरगामी होता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में, जिसको अपन टन से एक बड़ी इकाई मेगा टन्स, इतनी बड़ी मात्रा में ये फिशन प्रोडक्ट होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में पुश कर दिए जाते हैं, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर पुश कर दिए गए, इतना तेज विस्फोट था। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर में जब प्रवेश कर गए तो ये कह पाना मेटीरियोलॉजिस्ट यानी कि मौसम वैज्ञानिकों और जो आकाश संबंधित विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए ये कह पाना बड़ा कठिन होता है कि ये पृथ्वी पर कब लौट कर आएंगे। अभी तो आपने लिख दिया था, कह दिया था कि साहब 1 वीक में आ जाएंगे या एक महीने में आ जाएंगे, एक दिन में आ जाएंगे। इनके लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने समय बाद ये पृथ्वी पर लौटकर वापस आएंगे। ये एक पॉइंट हुआ। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रवेश की गई जो डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब वही मलबा टाइप के एलिमेंट्स, ये इक्वेटर क्षेत्र यानी पृथ्वी का जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, यदि वहां से प्रक्षेपित किए गए, यदि वहां से इनको दागा गया है आकाश की ओर, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गए, तो पूरी संभावना यह है कि या तो ये उत्तरी ध्रुव में जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे, और इनमें भी ऐसी संभावना अधिक है कि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उन रेडियोएक्टिव मटेरियल में से ये जो नाम लिखे हैं मैंने, जैसे एक स्ट्रोंशियम 90 है, SR90, सीजियम 137 और कोबाल्ट 60, ये सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इनमें भी स्ट्रोंशियम 90 जो है, ये एटॉमिक फॉल आउट और एटॉमिक एक्टिविटीज से निर्मित एक न्यूक्लियर वेस्ट इस प्रकार का है जो कि बायोजियो केमिकल साइकिल में प्रवेश कर जाता है, अर्थात यह हार्मलेस रूप में आ जाता है लेटर ऑन। ये ऐसा माना गया है कि ये नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें बायोजियो केमिकल साइकिल में एंटर हो जाएगा और कैल्शियम के समान व्यवहार दर्शाएगा। अपने को यह पता है कि कैल्शियम जो है वो जीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है, खासतौर से एनिमल्स के बॉडी में, वर्टिब्रेट्स में जो बोन फॉर्मेशन होता है, जो टीथ फॉर्मेशन होता है, ब्लड की क्लॉटिंग और से बहुत सारे फंक्शन होते हैं कैल्शियम के, वो सारे कैल्शियम के फंक्शन है, वो कई जगह पर नहीं देखा। अगर कैल्शियम एनवायरमेंट में कम है तो वो जंतु स्ट्रोंशियम का यूज कर लेते हैं। तो ये स्ट्रोंशियम 90 जो है एक समय बाद ये हार्मलेस हो जाएगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कैल्शियम के समान व्यवहार करेगा, बायोजियो केमिकल साइकिल में एंटर कर जाएगा, जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात जीव इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम समय में, कुछ घंटे या कुछ दिन में हार्मलेस स्तरों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये नॉन रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे काम जो मैंने आपको बताया, ये काम करने में ये सक्षम होता है। स्ट्रोंशियम की बात हो रही है, इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियर आर्म्स में परीक्षण हेतु जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो है यूरेनियम 235 235 और प्लूटोनियम 239। ये जो संख्याएं नजर आ रही हैं आपको, ये बेसिकली इस एलिमेंट के अंदर जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ये दर्शाती संख्या, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है, बेसिकली ये एक फिशन मटेरियल है जिसका फिशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार फ्यूजन के लिए हाइड्रोजन और हीलियम
इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अपन इन विस्फोटों की बात करें तो इन विस्फोटों की इंटेंसिटी, इनकी जो तीव्रता है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार अगर ये रिएक्शन चालू हो गया, कौन सा रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, तो इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है, या यूं कह सकते हैं अपन नामुमकिन होता है। ये एक प्रकार का चेन रिएक्शन है, एक श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं हैं, और इतनी अधिक न्यूट्रॉन फ्लक्स इससे रिलीज हो जाता है कि आसपास का जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी खतरनाक क्रिया है। खुद तो रेडियो एक्टिव थे ही थे, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो क्या किया, आसपास जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको भी रेडियो एक्टिविटी गिफ्ट में कर दी। तो ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स का इफेक्ट है, और आसपास के जितने भी मटेरियल है, अन्य मटेरियल है, उनके अंदर भी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का गुण विकसित हो जाता है, अर्थात वो भी हार्मफुल हो सकते हैं। इस प्रकार के जो मटेरियल है उसमें प्रमुखता है स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137 और आयोडीन 131। इनके साथ साथ जो विस्फोट होता है उसमें पूरा का पूरा विस्फोटक कई बार इस्तेमाल नहीं होता, तो अनयूज्ड विस्फोटक जो होता है वो भी प्रदूषणकारी होता है, वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और उसके द्वारा बाई प्रोडक्ट के रूप में बने हुए एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो कितने सारे एलिमेंट्स जो हो गए, स्टार्टिंग एक से की थी, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर, और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके भी जो नुकसान होता है वो भी इसके साथ एड ऑन हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं इसके अंदर। अब अपन दूसरे पॉइंट पर आते हैं इसी से रिलेटेड, वो ये है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं ये हवा के साथ साथ पूरे वातावरण में फैल जाता है, और जितने भी वातावरण में फैलते हैं वहां पे सॉइल और वाटर उन दोनों को पॉल्यूट कर देते हैं। एक बार ये सॉइल के अंदर चला गया या वाटर के अंदर चला गया और जीवों के शरीर में प्रवेश कर गया, तो पूरी संभावना ये है कि फूड चेन में ये एंटर कर जाता है। फूड चेन में एंटर करने का मतलब है अल्टीमेटली ये मनुष्यों के शरीर में भी आने की इसकी पूरी संभावना रहती है, ऐसा देखा गया है, और इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। अपन सब जानते हैं कि 1945 के विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर हाइड्रोजन बम ड्रॉप किए थे, दो बड़े बड़े, और उनका परिणाम जो आज तक देखने को मिलता है, और वो परिणाम जो होता है वो ये है कि जन्मजात विकृतियां जो है बच्चों में देखी जाती हैं, वो जीन्स के अंदर म्यूटेशंस हो चुके हैं, और वो जीन्स जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को पता है प्रजनन के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं, और वो जन्मजात विकृतियां जो होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो ये बड़ी खतरनाक क्रिया है जिससे पूरी मानव जाति या पूरे कह सकते हैं पूरी पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो फूड चेन में ये एंटर कर गया। इसी प्रकार से जो दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो इस प्रकार के फॉलआउट में इन्वॉल्व होते हैं वो है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। जैसा कि मैंने बताया ये जो संख्या है ये न्यूट्रॉन की संख्या बताती है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सीजियम 134, ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो इस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं जो लगातार आयोनाइजिंग रेडिएशन एनवायरनमेंट में रिलीज कर जाते हैं। ये कैसे हैं बेटा, ये है अनस्टेबल एसआई आइसोटोप्स हैं जो क्या करते हैं पर्यावरण में लगातार आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसे रेडिएशन जो आयोनाइजेशन प्रेरित करते हैं, डीएनए को तोड़ दे, आरएनए को तोड़ दे और दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ दे, ये लगातार एनवायरनमेंट पर रिलीज होते रहेंगे तो इनके जो घातकता के परिणाम है वो अपने सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले फिशन का उदाहरण बताइए और फ्यूजन का उदाहरण बताइए, तो फिशन का तो सबसे अच्छा उदाहरण जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये न्यूक्लियर वीपन्स के निर्माण में उपयोग होता है, आप यूं याद रख सकते हैं इनको। और जो फ्यूजन की क्रिया है, इस फ्यूजन की क्रिया से अपन जो है सोलर रेडिएशन प्राप्त करते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच रही है, जो हीट पृथ्वी तक पहुंच रही है, एनर्जी पृथ्वी तक पहुंच रही है, ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन है, उसका परिणाम है। तो फ्यूजन जो हो रहा है ये सन के अंदर हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का, और फिशन के कारण से ये न्यूक्लियर वीपन्स निर्मित होते हैं। आजकल तो इसका जो पॉजिटिव यूज है वो पॉजिटिव यूज से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर।